हेलो क्लास। अब देखो आगे हम चलते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीजें देखी थी। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर आपसे कोई पूछेगा रिलेटिव एटॉमिक मास हमारी कैसी क्वांटिटी है, दैट इज यूनिट लेस। ठीक है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, सारा समझ में आ जाएगा। क्या होता है जब हम मास ऑफ एन एटम वाज कैलकुलेटेड रिलेटिवली यूजिंग ए स्टैंडर्ड एटम। हमने क्या किया है, किसी भी एटम का मास एक स्टैंडर्ड एटम को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किया, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने कौन सा वो एटम लिया था, दैट इज C12। अब C12 लिया था तो हमने क्या करा, जैसे मान लो कार्बन के हम 12 हिस्से करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि 12 हिस्से करे गए कार्बन के, ये देखो। ठीक है, ये सब 12 हिस्से करेगा तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है, हमने किसी एक हिस्से को हमने क्या मान लिया कि ये 1 AMU है। तो टोटल कितना हो गया, 12 AMU। तो यही लिखा हुआ मास ऑफ C12 एटम कितना हो गया, 12 AMU। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 AMU क्या हो गया, मास ऑफ C12 एटम। तो 1 AMU क्या हो गया, मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। तो 1 AMU क्या है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि 1 AMU यहाँ क्या लगा दोगे, 1/12 लगा दोगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से आगे देखोगे तो एटॉमिक मास आपको कार्बन किस में दिख रहा है, 12 ग्राम पर मोल। और जहां मोल आ गया वहां यहाँ ग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो एक मोल एटम का, कार्बन के एटम को मास कितना है, 12 ग्राम। तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे भाई, कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे कार्बन के, कितने में, 12 ग्राम में। तो अब आप इससे निकाल लोगे, क्या निकलेगा, एक एटम कार्बन का वेट कितना हो गया, 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 का 23। इसको हम Na भी लिख देते हैं, ये एवोगैद्रो नंबर होता है। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा क्या निकल के आएगा, एक AMU आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो एक AMU में कितने ग्राम है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है। तो हमने कार्बन 12 को लिया था अपना स्टैंडर्ड, इसलिए लिया था क्योंकि ना ही ये ज्यादा, पहले हमने हाइड्रोजन को भी लिया था, उसके पहले हमने ऑक्सीजन को भी लिया था, लेकिन हमने बाद में कार्बन को ही स्टेबल माना क्योंकि इसके आइसोटोप ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। एबंडेंटली बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ना ही ज्यादा रिएक्टिव है, ना ही कम रिएक्टिव है, ना ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमने कार्बन में कितने टुकड़े करे, 12 टुकड़े करे, 12 पीस कर दिए उसका। और एक एटम का मास हमने कितना मान लिया, 1 AMU। और 1 AMU कितना हो गया, 1/12 दी मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, और 1/12 की इस पूरी कैलकुलेशन में जब आप करते हुए आओगे तो आपको दिखाई देगा एक AMU बराबर के 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये एक AMU का मास आ रहा है। अब देखो 1.6 इंटू 10 की पावर 24 किसका है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम किसका है, एक AMU का। तो 1 ग्राम में कितने होंगे। और अब अगर आप हाइड्रोजन का देखते हो तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमारे पास 1.67 × 10 की पावर 24 ग्राम का जो वजन आ रहा है, वो आ रहा है हाइड्रोजन का वजन 1.008 AMU। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा, ये जो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, हम रिलेटिवली हम किसी भी एटम का वजन निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। ग्राम में तो मतलब ही नहीं उठता निकालने का, तो हम बहुत छोटी यूनिट लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, AMU। इसको हम क्या बोल देते हैं, आजकल यू भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो हमने कार्बन 12 को हमने क्या किया, बेस बना लिया कि कार्बन 12 हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। उस पे ही एक तरह हमने कार्बन 12 का एक एटम रखा और दूसरे तरफ हमने 8 रख दिए, तो हमें लगा अरे ये तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। तो एक AMU के बराबर ही हमने क्या किया, चीजों को कैलकुलेट किया है। क्लियर, ओके, ठीक है। अब देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ ये कहता है,
लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लेवोइजियर ने दिया था 1789 में। एक बात बोली गई थी जो बहुत बार भूली जाती है, मास कैन neither बी created नॉर बी destroyed इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे ए प्लस बी रिएक्टेंट है, तो ए प्लस बी का जो मास होगा वो इधर हमें सी ए बी में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये 100 ग्राम है, तो इधर भी लगभग 100 ग्राम ही आएगा पूरा। Reactant are completely converted to product, then the sum of the mass of the reactant is equal to the sum of the mass of the product। ठीक है, एंड मास कैन neither be created nor be destroyed। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बराबर के टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट, ये कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कि भाई हमें H2O, CO2, कोई भी है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलते हैं। जैसे H2O का आप कहीं से भी लोगे तो 1:8 ही आपको देखने को मिलेगा। 1:8 कहाँ से आएगा? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये हमें किससे मिल रहा है? 1:8 मिल रहा है। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? जैसे H2O को अगर आप देख लो तो 2:16, दैट इज 1:8। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का भी अगर आप देख लोगे, CO2 का अगर आप देखते हो तो 12:32, दैट इज 3:8। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया है? जॉन डेल्टन ने दिया है। किसने दिया है? जॉन डेल्टन ने दिया है। क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना जरा। टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट है और क्या है, अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट which combine a fixed mass of other element bears a simple ratio to one another। देखो, ये CO है, ये CO2 है, कार्बन से ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ डाइऑक्साइड बन रहा है। रेशो 1:1 है, रेशो 1:2 है। यहाँ 3:4 निकलेगा, ये 3:8 निकलेगा। तो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये हमेशा किस में आएंगे? सिंपल होल नंबर रेशो में आएंगे। एलिमेंट विथ सेम मास, एलिमेंट विथ सेम मास तो कौन सा है? कार्बन। एलिमेंट विथ डिफरेंट मास तो कौन सा है? ऑक्सीजन। तो जो डिफरेंट मास होंगे उनका रेशो क्या होगा? होल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि देखो यार, इसको थोड़ा मतलब ध्यान से देखना। जैसे ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। ठीक है, अब सल्फर किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन से। ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन से। ये दोनों का रेशो आ गया 2:32, 2:16, 1:16, 1:8। आप देखो ना यहाँ पे, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? H2S ये रहा, H2O ये रहा। ठीक है, अब A और B जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इन्होंने क्या बनाया? SO2। अब देखो इसका रेशो कितना आ रहा है? 1:16 और 1:8 का 1:2। इन दोनों का रेशो कितना है? 1:2। अब वो ये कह रहा है कि जब ये SO2 का, SO2 का रेशो कितना है? 1:1। तो इन दोनों का रेशो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। आप देख लो, 1/1 इसका रेशो करोगे, 1/1, अब 1/2, ये 1/2, ये 1/1, तो कितना आ जाएगा? 2:1। ठीक है, क्लियर? तीन एलिमेंट के ऊपर व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन, इस तरीके से इसको करेंगे। ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फालतू आप पढ़ोगे व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी, वो पीपीटी चलती रहेगी, आप उसे सुनते रहोगे, फिर सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। एक बार ध्यान से देख लो, बस सिंपल होल नंबर रेशो तक बात हो रही है। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है, कुछ नहीं कहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो ये ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देखोगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैसेस के लिए है। ठीक है, आपने दो कंटेनर लिए, 1 लीटर 1 लीटर के, आपने उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस डाल दी। तो ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम होगा ना उस कंटेनर का, जो भी होगा,
तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हाइड्रोजन के 1 लीटर पे 20 मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के 1 लीटर पे 20 मॉलिक्यूल ही जाएंगे। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। गेलुसेक्स लॉ 1809 में सीधे ये कहता है जब गैसेस कंबाइन करती हैं आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल लाइक दैट डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वॉल्यूम, वही है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो जब गैसेस कंबाइन करेंगी, पानी लिक्विड नहीं है, गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल होल नंबर रेशो की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। अब ये बहुत बार पढ़ी हुई थ्योरी है, दैट इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। साफ बोला था इन्होंने, कुछ पॉइंट्स बोले थे कि जो भी मैटर है बहुत टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, इसको एटम बोलते हैं। ऋषि कानड़ ने भी इस बात को बोल दिया था, 9th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है। एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, आप उसे विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो सेम एलिमेंट होते हैं वो सेम मास और शेप और साइज होता है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट शेप और साइज होता है। सेम का सेम, डिफरेंट का डिफरेंट, सेम का सेम, डिफरेंट का डिफरेंट, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और जो भी कंपाउंड बनेगा वो फिक्स होल नंबर रेशो में ही बनता है, मतलब बेसिक सी थ्योरी है। अब हमने क्या देखा, इसके ड्रॉबैक्स आ गए। एटम डिवाइड हो सकता है भैया, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, एटम डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, एटम डिवाइड हो सकता है। काहे में डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा ना यार। ठीक है। अब सेम एलिमेंट है, उनके डिफरेंट मास हो सकते हैं ना, देखो ना, अब कार्बन का आइसोटोप। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट masses। अब आप दूसरा देखिए, तीसरा एक्सेप्शन देखो, डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा, सेम मास। तो ऐसा नहीं होगा, ये सब किस में चला जाएगा, एक्सेप्शन में चला जाएगा। ये ड्रॉबैक चला जाएगा किसका, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट, बस बेसिक ही है ये चैप्टर। ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम यहाँ तक है। इसके बाद हमारा जो आगे टॉपिक आएगा वो मोल कंसेप्ट पार्ट 3 में करेंगे उसको। अभी बस आप इतना ही एक बार देखो, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है, गेलुसेक्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, मास कंजर्वेशन। और उसके बाद हमने सबसे ये रिलेटिव एटॉमिक मास देखा, ये ध्यान रखेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास अगेन यूनिट लेस है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। और मास ऑफ एन एटम वाज कैलकुलेटेड रिलेटिवली, और रिलेटिवली हमने किसको लिया था, C12 को। क्यों लिया था, अबंडेंस है, हाई रिएक्टिव नहीं है, लो रिएक्टिव नहीं है, आइसोटोप उसके बहुत कम है, C12 13 14 ना के बराबर मिलते हैं। हमने C12 लिया, 12 टुकड़े करे, एक टुकड़े को हमने क्या मान लिया, 1 AMU। और जो अब इस 1 AMU को एक तराजू में रख लिया, इधर सारे एटम रखते गए। ठीक है, उसके हिसाब से उनका वेट आता गया। मास ऑफ C12 एटम क्या हो जाएगा, 12 AMU। पूरा कैलकुलेशन आएगी तो 1 AMU कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। पार्ट 3 कल करेंगे। मोल कंसेप्ट आएगा उसके अंदर, पूरा पूरा मोल कंसेप्ट उसमें आसानी से, बहुत आराम से हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर बेसिक बेसिक ही कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है कि पीपीटी चलानी पड़ जाए बहुत लंबी चौड़ी। कुछ नहीं है, आप एक बार पेन कॉपी उठाओ, पेन कॉपी जितना समझ में आएगा, पीपीटी से नहीं आना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।